डियर स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेस्टेड फंक्शंस कहते हैं। नेस्टेड फंक्शंस हमारे पास पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ES6 के आने से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास के कीवर्ड की ऑप्शन नहीं थी। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती थी वो नेस्टेड फंक्शंस के थ्रू की जाती थी। सो लेट्स हैव अ लुक एट नेस्टेड फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब लेट्स से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट टोटल का, और कैलकुलेट टोटल के अंदर हम लोग एक और फंक्शन हमें चाहिए कैलकुलेट टैक्स का, जो हमारे पास सब टोटल के ऊपर टैक्स को ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट टोटल का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और अगर हमारे पास ये कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन सिर्फ हमारे पास इस फंक्शन के अंदर यूज़ होना है, तो हम लोग इस फंक्शन को एज ए नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन जो है वो आपके पास और जगहों पे भी यूज़ होगा, तो यू कैन ऑल्सो पुट इट आउटसाइड द बॉडी ऑफ कैलकुलेट टोटल एंड देन कॉल दिस फंक्शन, राइट। बट द पॉइंट इज कि आप नेस्टेड फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। नेस्टेड फंक्शन के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन नीचे किया और उसे कॉल ऊपर कर रहे हैं। सो दैट वुड बी फाइन। बस एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह अगर हम लोग ये एग्जांपल लें, तो हमारे पास सब टोटल कैलकुलेट हो रहा है प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, और सब टोटल के साथ हम लोग कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन हमारे पास बाद में डिफाइन हुआ हुआ है। अब हम लोग इस कैलकुलेट टैक्स के फंक्शन को जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो इनफैक्ट बाद में जो फंक्शंस डिक्लेयर हुए हुए हैं वो एज्यूम किए जाएंगे कि वो इस फंक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में डिफाइंड है। प्रोसेस ही इस तरीके से होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड होस्टिंग, या हमारे पास होस्टेड फंक्शन है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास फंक्शंस तो होस्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो होस्ट नहीं होती। जिस तरह अगर आपने ये कैलकुलेट टेक्स्ट का फंक्शन जो है, ये आपने एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन किया हुआ है तो ये फंक्शन, लेकिन एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन आपने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफाइन करने से पहले कॉल करेंगे कैलकुलेट टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको कहेगा कि ये आपके पास जो कैलकुलेट टेक्स्ट का फंक्शन है ये आपके पास अनडिफाइंड है। तो जो आपके पास फंक्शंस एक्सप्रेशंस हैं, they are not hoisted, but the normal functions are hoisted in JavaScript. Dear students, JavaScript हमें कॉल बैक फंक्शंस की सपोर्ट देता है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कॉल बैक फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक फंक्शन को एज पैरामीटर पास करते हैं, और फिर उस पैरामीटर को जो है वो हम लोग कॉल कर लेते हैं, या उस पैरामीटर के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, तो हमारे पास ये एक फंक्शन हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन के तौर पे कॉल करें कैलकुलेट टोटल का, और यहाँ पे ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स ले रहा है, प्राइस, क्वांटिटी एंड अ फंक्शन, फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। अब ये जो हमारे पास टैक्स है, ये हमारे पास कोई एक फंक्शन होना चाहिए जो हम लोग इस कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को पास करेंगे। जिस तरह जब हम लोग कैलकुलेट टोटल का फंक्शन कॉल करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग 2 वैल्यूज़ पास करते हैं और एक फंक्शन नेम पास कर देते हैं। कॉल बैक फंक्शंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट पुट द पैरेंथेसिस आफ्टर द फंक्शन नेम। हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है, बेशक वो फंक्शन पैरामीटर्स ले रहा है या नहीं ले रहा, हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है, क्योंकि हम लोग उसे एज रेफरेंस पास करना चाहते हैं। अगर हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे, तो फिर हमारे पास वो फंक्शन कॉल होगा और उसके रिजल्ट जो है वो हमारे पास एज पैरामीटर पास होगा। कमिंग बैक, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट टेक्स्ट को एज पैरामीटर पास कर रहे हैं, और कैलकुलेट टेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास एक और फंक्शन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन हम लोग एज पैरामीटर पास कर रहे हैं कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को। कैलकुलेट टोटल का फंक्शन इसे एक डिफरेंट नेम से रिसीव कर रहा है। एक्चुअल तो फंक्शन का नाम हमारे पास कैल टैक्स है, लेकिन हमारे पास कैलकुलेट टोटल का फंक्शन उसे टैक्स के नाम से रिसीव कर रहा है। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो आपके पास पैरामीटर का नेम जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे एज पैरामीटर रिसीव किया है, इसे हम लोग कैलकुलेट टोटल के फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे, और फिर जो भी इसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। कॉल बैक फंक्शंस हमारे पास पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर
हमारे पास जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो मोस्टली हमारे पास एसिंक्रोनस वे में होती है। ख़ासतौर पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसा Node.js है, उसके अंदर हमारे पास सारी एग्जीक्यूशन एसिंक्रोनस कॉल्स की फॉर्म में होती है। उसका क्या मतलब है कि हम लोग एक स्टेटमेंट के कंप्लीट होने का वेट नहीं करते, उसके कंप्लीट हुए बगैर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाते हैं। अब अगर हम लोग पहले वाली स्टेटमेंट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो फंक्शन हम लोग उसे एज कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉल बैक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हम लोग एक डिफाइंड फंक्शन भी पास कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में किया। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं और हम लोग एक एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट टोटल का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास टैक्स वाला फंक्शन है, ये कॉल करते हुए जब हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टैक्स वाला फंक्शन है या कैलकुलेट टैक्स वाला फंक्शन है, वो हम लोगों ने उस फंक्शन की बॉडी ही पास कर दी। वो एनोनिमस फंक्शन के तौर पे हम लोगों ने उसकी बॉडी पास कर दी। अब हमारे पास कैलकुलेट टोटल का फंक्शन जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। वो इसे रिसीव किस तरह करेगा? वो रिसीव इसे एज अ टैक्स ही कर रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर, कैलकुलेट टोटल के फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर लिया प्राइस, क्वांटिटी एंड देन टैक्स, राइट। तो ये जो एनोनिमस फंक्शन है, ये हमारे पास इस टैक्स के पैरामीटर में पास ऑन होगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग टैक्स को उसी तरीके से कॉल कर लेंगे जिस तरह हम लोग पहले नॉर्मल नेम्ड फंक्शन के केस में कॉल कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन देखी थी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन, एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर की, जिसके अंदर प्रोडक्ट, कस्टमर और ऑर्डर डेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारे पास सेल्स डेटा है हमारे पास इसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। तो हम लोग इसके अंदर ऑर्डर को जब डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी सेल्स डेट जो है वो हमारे पास ये है। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है, और फिर प्रोडक्ट की हमारे पास फर्दर डिटेल्स हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट का। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आप करली ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास उसकी टाइप है लैपटॉप, उसकी प्राइस है यूएस डॉलर्स में, और फिर आउटपुट है। आउटपुट के अंदर अगर आप देखें तो हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास ऑर्डर की ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और लेट्स से जब हम लोग इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन के तौर पे इसे डिफाइन कर रहे हैं, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास उसकी टाइप और उसकी प्राइस जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो जब हम लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है। अब उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट, राइट। और फिर उसके अंदर हम लोग उसकी आउटपुट को कॉल करना चाहते हैं, तो डॉट आउटपुट। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि इस ऑर्डर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कस्टमर है, उसका नेम है, एड्रेस है, उसकी आउटपुट पे हम लोग एक डिफरेंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर का नेम है और जो उसका एड्रेस है वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर के अंदर एक डायरेक्ट हमारे पास एक फंक्शन है आउटपुट का, जो आगे किसी सब ऑब्जेक्ट का, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। और उसके अंदर हम लोग जो है वो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सेल्स डेट जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग लेट्स से ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट के आउटपुट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका एक और तरीका भी है जो हम लोग पहले के मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं। ऑर्डर स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। फिर अब उसका आउटपुट का फंक्शन हम लोगों ने कॉल करना है, तो डॉट आउटपुट, राइट। और फिर इसी तरह हमारे पास आउटपुट के ये जो ऑर्डर है, इसके अंदर डायरेक्टली अगर हम लोग आउटपुट का फंक्शन कॉल करना चाहें, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ऑर्डर डॉट आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डायरेक्टली जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ऑर्डर डॉट आउटपुट का फंक्शन जब हम लोग कॉल करेंगे, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, डेट, और इस ऑर्डर की जो सेल्स डेट थी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट के
आप हम लोग जो ये फंक्शंस कर रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं, उनको आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फिर आपके पास लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में चला जाएगा, और आप जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यू वुड बी एबल टू यूज़ दीज कॉन्सेप्ट्स। Dear students, let us understand how the scope works in JavaScript, particularly in context of functions. आप JavaScript के अंदर scope को as a box consider कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे जो बड़ा स्कोप होगा वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप होगा। दैट मीन्स के ग्लोबल के अंदर आपने जो भी चीज़ डिफ़ाइन की होगी वो आप हर जगह पे एक्सेस कर सकेंगे। ग्लोबल हमारे पास मेनली क्या होगा कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की बॉडी के बाहर अगर हम लोगों ने कोई चीज़ डिफ़ाइन की है तो वो हमारे पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी, ग्लोबल स्कोप में आ जाएगी। और फंक्शन जो है, इसे आप एक डायरेक्टेड विंडो के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन है, तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो हमारे पास अपने नेस्टेड फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जो नेस्टेड फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन वे विंडो कि जहाँ पे जो इनर मोस्ट फंक्शन है वो अपने से आउटर फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन है उन्हें तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो आउटर फंक्शंस हैं उनके अंदर जो नेस्टेड फंक्शंस हैं वो उन नेस्टेड फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो सी का वेरिएबल है, ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, ये किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आउटर का, और उसे हम लोग लेट से कॉल करते हैं। आउटर के फंक्शन के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन डिफाइंड है इनर का, ठीक है। और इनर के अंदर हम लोग एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं console.log a को। अब a किस जगह पे डिफाइंड है? a हमारे पास आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो दिस वुड बी फाइन, दिस इज अलाउड, राइट, कि जो चीज़ हमारे पास आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है वो हम लोग इनर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनर फंक्शन के अंदर हम लोग एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करें b का, तो वो तो हम लोग इनर फंक्शन के अंदर हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल था c, उसको भी हम लोग इनर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हर जगह पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हम लोग आउटर फंक्शन की बॉडी में आते हैं, इनर फंक्शन से हम लोग बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनर फंक्शन को कॉल करते हैं। इनर फंक्शन को हम लोगों ने जब कॉल किया वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर का फंक्शन है उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। इट इज़ अलाउड बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह पे हमारे पास एक्सेस हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इनर फंक्शन है उसका जो हमारे पास एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, उसे हम लोग आउटर फंक्शन में एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि आप इनर जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइंड हैं वो आप आउटर फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद नेस्टेड फंक्शंस यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम वेरिएबल है वो आउटर फंक्शन के अंदर भी डिफाइंड है और इनर फंक्शन जो नेस्टेड फंक्शन है उसके अंदर भी डिफाइंड है, तो हमारे पास वहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो लेट्स से हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, आउटर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया फू, उसे वैल्यू हम लोगों ने असाइन की 66। फिर हम लोगों ने एक मिडल फंक्शन डिफाइन किया जो आउटर का नेस्टेड फंक्शन है, उसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया बार, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 77 रखी। और फिर मिडल के अंदर एक और नेस्टेड, ये मतलब आउटर के अंदर नेस्टेड फंक्शन है मिडल का, मिडल के अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन है इनर का। इनर के अंदर हम लोगों ने फू को दोबारा डिफाइन किया। अब अगर आप देखें तो फू हमारे पास ऑलरेडी आउटर फंक्शन में डिफाइन हो चुका है, हम लोगों ने उसको इनर फंक्शन में दोबारा डिफाइन किया। तो अब जब हम लोग इस फू को यूज़ करेंगे इनर फंक्शन के अंदर, तो क्या यहाँ पे 66 की वैल्यू यूज़ होगी या 88 की वैल्यू? एज यू माइट हैव फिगर्ड आउट कि यहाँ पे हमारे पास 88 की वैल्यू यूज़ होगी। तो अगर हमारे पास जब भी एक वेरिएबल को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे देखा जाता है कि वो हमारे पास इनर मोस्ट जो स्कोप है उसके अंदर डिफाइंड है या नहीं, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको आउटवर्ड सर्च करते हैं। जैसा जब यहाँ पे हम लोगों ने फू को यूज़ किया
तो वो देखा कि हम लोगों के पास इसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो गई। जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल है बार का, उसे देखा कि क्या वो इनर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, नहीं वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो फिर इससे जो आउटर फंक्शन है उसके अंदर इससे देखा जाएगा, ये मिडल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो इसकी जो वैल्यू 77 है वो हमारे पास यूज़ हो जाएगी। और फिर अगर हम लोग ग्लोबल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो इसको कहाँ पे सर्च किया जाएगा, पहले इनर स्कोप में, फिर उसके बाद मिडल स्कोप में, और फिर उसके बाद आउटर स्कोप में। इन तीनों जगह पे जब ये नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद इसको ग्लोबल स्कोप में सर्च किया जाएगा। तो जो हमारे पास जितना फंक्शन हमारे पास नेस्टेड होता है उसके वेरिएबल्स की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो इनर मोस्ट स्कोप के अंदर सर्च किया जाता है। फंक्शंस के अंदर हम लोग फंक्शंस को एज कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। इनफैक्ट हमारे पास अर्ली वर्जन्स के अंदर जावास्क्रिप्ट के बिफोर ES5 और ES6 आपके पास फंक्शंस के थ्रू ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं कस्टमर, ठीक है। अब इस फंक्शन की बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, इसके अंदर लेट्स से हम लोग जितने भी वेरिएबल्स हम लोग लेना चाहते हैं उन्हें हम लोग एज पैरामीटर डिफाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हम लोगों ने इसके वेरिएबल्स रखने हैं वो एज पैरामीटर डिफाइन करें, वो हम लोग एडिशनल वेरिएबल्स भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से यहाँ पे हम लोग कस्टमर के 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, एड्रेस और सिटी, वो हम लोग एज पैरामीटर लेते हैं और हम लोग इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो जब हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना चाहते हैं, लेट्स थिंक ऑफ इट एज एन ऑब्जेक्ट और अ टू बी ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर हम लोग नेम यूज़ कर लेंगे। नाउ दिस डॉट नेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेम दैट इज़ रिसीव्ड एज अ पैरामीटर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग दिस को यूज़ करें। तो दिस डॉट नेम से क्या होगा कि कस्टमर की एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी नेम से, फिर दिस डॉट एड्रेस एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी एड्रेस की, और दिस डॉट सिटी से एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी सिटी की। अब जब हम लोग इसकी बेस पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं वेरिएबल कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, और कस्टमर के अंदर हम लोग जो उसका नेम है, एड्रेस है और जो हमारे पास उसकी सिटी है वो हम लोग एज पैरामीटर्स पास कर देते हैं। अब वो जब पैरामीटर्स हमारे पास इस फंक्शन के अंदर रिसीव होंगे तो फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने दिस के थ्रू डिफाइन की हैं वो हमारे पास इस कस्टमर का हिस्सा बन जाएंगे। अब लेट्स से अगर यहाँ पे हम लोग कस्टमर डॉट नेम को अगर हम लोग console डॉट लॉग पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा, यहाँ पे हमें सू जो है वो उसका नाम जो है वो हमें नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वे हाउ वी कैन यूज़ फंक्शंस एज कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अकर हो जाता है, उसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। और all the programming languages provide ways to deal with exceptions through exception handling. So let's have a look at how JavaScript supports exception handling. हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर्स होते हैं जो हमें जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास एरर ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर रन टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो। मे बी 99% ऑफ द टाइम द लॉजिक इज़ वर्किंग फाइन और हमारे पास कोई एरर एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन इट माइट हैपन कि जस्ट 1% ऑफ द टाइम या इवन 0.1% ऑफ द टाइम कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमारे पास सिनेरियो हो गया कि जिससे हमारे पास एरर जनरेट हो गया। अगर हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते प्रॉपरली तो जो भी हमारे पास लॉजिक है इट कैन अब्रप्टली टर्मिनेट, अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो सकती है वो। तो उसे अवॉइड करने के लिए इट्स बेस्ट कि जहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है उसे हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर लें। ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस की एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी ये एक्सेप्शंस हमारे पास कब जनरेट होती हैं, और ये एक्सेप्शंस हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस एंड दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। हमारे पास एक एक्सेप्शन है टाइप एरर, उसकी ऑल दो बहुत सी हमारे पास ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे टाइप एरर की एक्सेप्शन जनरेट हो। वी विल जस्ट हैव अ लुक एट वन एग्जांपल।
लेट्स से हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स। अब एक्स को हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं की, ना हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल वेरिएबल है। हम लोग उसकी एक अनडिफाइंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ए हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, एक्सेप्शन थ्रो होगी, और हमारे पास आपको एक रेड कलर का कंसोल अगर आपने ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे आपको रेड कलर से आपको नज़र आएगा कि आपके पास एक एक्सेप्शन थ्रो हुई है। एक और जो बहुत कॉमन हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होती है वो हमारे पास रेंज एरर की है। जब आप अ, एक जो एक्सपेक्टेड रेंज है उसके अलावा आप कोई वैल्यू दे दें। अगेन इसकी भी हमारे पास बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। उसमें से एक एग्जांपल ये है कि जब आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास आप उसको साइज़ दे सकते हैं कि एरे का साइज़ क्या है। नो, द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप उसे कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं तो अब ये एक अनएक्सपेक्टेड रेंज है, एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास रेंज एरर जो है वो थ्रो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर हमारे पास कब जनरेट होगा? लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एरर जनरेट हो सकता है। हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है वाई के नाम से। अब जब हम लोग इसको इस फंक्शन से वाई वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस एरर जो है उसकी एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट होगी। एक्सेप्शन जनरेट होने को हम लोग ये भी कहते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो होगी। एक्सेप्शन को हैंडल करने का हमारे पास तरीका क्या होता है कि देखें, एक वो स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। आप क्या करेंगे कि जिस स्टेटमेंट पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है उसे आप ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। ट्राई ब्लॉक क्या है? सिर्फ आप ट्राई का कीवर्ड यूज़ करेंगे और करली ब्रैकेट से आप उसका ब्लॉक डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह रेंज एरर की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एक वेरिएबल एक डिफ़ाइन किया ए और उससे न्यू एरे -5 असाइन किया। अब यहाँ पे वी नो के एक एक्सेप्शन थ्रो होगी रेंज एरर की। अब हम लोग इसे हैंडल किस तरह कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई ब्लॉक के बाद एक कैच ब्लॉक डिफाइन करेंगे और उसके अंदर एक पैरामीटर लेंगे ई, वेयर ई इज़ एन एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट्स के थ्रू अगेन इसका एक ब्लॉक डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग console.log ई करते हैं तो जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुई है, जिस तरह यहाँ पे रेंज एरर की एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कंसोल पे कि रेंज एरर की एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो हुई है। आपके पास प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास इस तरह हो सकता है, आप कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, सर्वर के ऊपर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है उसे आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, या उसके आपको रीड राइट्स नहीं मिल रहे, या कोई और प्रॉब्लम हो गया है, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ आप काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, आपके पास उसके अंदर और एक्सेप्शंस थ्रो हो सकती हैं। तो वो जोन जोन सी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे और कैच ब्लॉक में आप उसकी काइंड ऑफ रेमेडी लिख देंगे कि अच्छा अगर ये एक्सेप्शन थ्रो हो तो मैंने क्या करना है। हम लोग खुद से भी एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि उसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग खुद से एक एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं। लेट्स से हम लोग यूज़र से एक एज ले रहे हैं, फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने यूज़र की एज ली और एज जो है इट मस्ट बी बिटवीन लेट्स से 0 and 150, राइट। तो अगर हमारे पास उसकी वैल्यू 0 से कम है या 150 से बड़ी है तो वहाँ पे हम लोग खुद से एक एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं कि ये एक इनवैलिड एज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर जहाँ पे हम लोग एज को चेक कर रहे हैं, अगर एज की रेंज इनवैलिड है तो हम लोग यहाँ पे थ्रो और आगे जो भी हम लोग मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे लिख देंगे। और फिर कैच के अंदर जब हम लोग इसको ई को कैच करेंगे तो ई के थ्रू हमारे पास ये मैसेज हमें मिल जाएगा कि हमारे पास जो एज वेरिएबल है उसके अंदर इनवैलिड वैल्यू है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई मैसेज लिखें,
अगर आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो आप ख़ुद अपनी, जिस तरह हमारे पास रेंज एरर है, रेफरेंस एरर है, इस तरह से आप ख़ुद अपनी एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट से फाइन कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का कोड है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो हो सकती हैं एंड यू वांट टू हैंडल देम स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ एक्सेप्शन थ्रो होगी। यहाँ पे हम लोगों ने जब एरे को एक इनवैलिड वैल्यू दी, नेगेटिव वैल्यू दी, तो हमारे पास रेंज एरर की एक्सेप्शन थ्रो होगी। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कैश ब्लॉक के अंदर कि जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है ये किस किस्म की एक्सेप्शन थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई इंस्टेंस ऑफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे रेंज एरर। तो अगर हमारे पास ये जो एक्सेप्शन है ये रेंज एरर टाइप की एक्सेप्शन है तो हम लोग ये काम करें। इसी तरह यहाँ पे हम लोग या तो हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं या इवन यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ई का जो इंस्टेंस ऑफ रेंज एरर है तो हम लोग ये करें, अगर ये हमारे पास टाइप एरर है तो फिर हम लोग इसे इस तरीके से हैंडल करें, अगर ये कोई फाइल से रिलेटेड हमारे पास एरर है तो हम लोग उसको इस तरीके से हैंडल करें। तो यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ के थ्रू हम लोग स्पेसिफिकली वी कैन नो कि हमारे पास किस किस्म का एरर जनरेट हुआ है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब ट्राई ब्लॉक के अंदर आपके पास यू डू एक्सपेक्ट कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की एक्सेप्शंस थ्रो हो सकती हैं। हमारे पास जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो एट टाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग जब एक्सेप्शन थ्रो हो गई, ट्राई ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, चाहे एक्सेप्शन थ्रो हुई या ना हुई। अगर एक्सेप्शन थ्रो हुई तो हमारे पास कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो ना हुई तो फिर भी लेट से हम लोग कोई इन एनी केस वी वांट टू परफॉर्म सम एक्शंस, राइट, तो उसके लिए फिर हमारे पास फाइनली का ब्लॉक होता है। हम लोग ट्राई यूज़ करते हैं, लेट से हम लोग उसके अंदर डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन अगर हमारे पास कनेक्शन के दरमियान कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो हम लोग उसे हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोगों ने इनिशिएट किया उसे हम लोग रोल बैक कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली के अंदर हम लोग डेटाबेस को से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अब चाहे हमारे पास ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो, दैट मीन्स कि कैच का हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनली के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसे आप मोस्टली कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब आपने ट्राई के अंदर कुछ रिसोर्सेज एलोकेट किए, यूज़ किए और फिर आप ये चाहते हैं कि चाहे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो वो रिसोर्सेज फ्री कर दें आप, तो फिर आप उन्हें फाइनली के अंदर फ्री कर देंगे। ऑफ कोर्स देयर कुड बी अदर यूज़ केसेस एज वेल जहाँ पे आप फाइनली को यूज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन जो पर्पस होता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स का वो यही होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाए। जिस तरह अगर हम लोग एरेस पे काम कर रहे हैं या अगर हम लोग जो स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, पैटर्न्स मैच करना चाह रहे हैं, नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर और उन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड हमारे पास मैथ की ऑब्जेक्ट है, नंबर है। अगर आप बहुत बड़े नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, बिग इंटीजर की हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। डेट्स पे अगर या टाइम पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास डेट की ऑब्जेक्ट है। अगर आप स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की हमारे पास ऑब्जेक्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हम लोग पैटर्न मैचिंग के लिए जो वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एरे होती है वो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करती है, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। अगर हम लोग जेसन फॉर्मेट में काम कर रहे हैं उससे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इंटरनेशनलाइजेशन की सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बिल्ट इन है और जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स के इन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, राइट। ये हमारे पास एक कंप्लीट रेफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम लोग मैथ की ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ उसके मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा और भी बेशुमार फंक्शंस हैं वो डिफाइंड हैं। और
डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो मोज़िला डेवलपर नेटवर्क है MDN, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको फॉलो करें। वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी फ़ीचर को या किसी आप ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ब्राउज़र्स, उनके कौन कौन से वर्जन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट अ वेरी बेसिक एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे math.abs, abs स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट, उससे हम लोग नंबर पास करेंगे। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो वही मिल जाएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो हमें उसका जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म होकर उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। जैसे math.abs -5 वुड गिव अस +5। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन है, साइन है, कोसाइन है, ए साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको इधर मिल जाएंगे। एट टाइम्स आपने नंबर्स को राउंड करना होता है, जिस तरह आपके पास 2.3 है, राइट, इसे आप राउंड करेंगे तो इट वुड बिकम 2, इसे अगर आप सील करेंगे तो इट वुड बिकम 3, अगर आप इसे फ्लोर करेंगे तो इट वुड बिकम 2। तो आपके पास राउंडिंग से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपके पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, ऑल्दो सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस मैथ सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बेसिक जो फंक्शंस हैं, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ये आपको मिल जाएंगे। इसे आप कोई लिस्ट पास करेंगे, कोई एरे पास करेंगे, तो ये फंक्शन क्या करेंगे कि उनमें से मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देंगे। जैसे अगर आप इसे कोई एरे पास करते हैं तो उस एरे में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देंगे, अगर आप मिन का फंक्शन यूज़ करें। इसे यूज़ किस तरह करेंगे? math.min, सिर्फ मिन आप नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास रैंडम का हमारे पास फंक्शन है जो मैथ के ऑब्जेक्ट सपोर्ट करती है। रैंडम के फंक्शन के अंदर हमारे पास रैंडम का जो फंक्शन है ये बेसिकली एक नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 एंड 1। 1 कभी भी नहीं जनरेट करता, 0 से लेके 0.99999 तक आपके पास कोई नंबर जो है वो जनरेट करेगा, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दैट मीन्स के 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है या जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम होगी। अगर लेट से हम लोग math.random को यूज़ करना चाहते हैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए जो हमें एक रेंज के बीच में वैल्यू रिटर्न कर दे, जैसे हम लोग चाहते हैं कि 5 से लेके 20 के बीच में कोई एक वैल्यू हम लोग चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग खुद से इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह रैंडम इंटीजर बिटवीन मिन एंड मैक्स। तो लेट से 5 और 20 के बीच में अगर जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। नो दिस नंबर वुड बी बिटवीन 0 एंड 1, इट कैन नॉट बी 1 बट इट कैन बी क्लोज टू 1। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैक्स माइनस मिन करते हैं और उसमें मिन ऐड कर देते हैं। इस पर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर math.random की वैल्यू 0 जनरेट होती है तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरी मल्टीप्लिकेशन के बाद से यहाँ तक, इसका क्या रिज़ल्ट होगा। और इसी तरह आप अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट से क्लोज टू 1 है, इट वुड नॉट बी 1, math.random 0.9 जनरेट करता है या 0.99 जनरेट करता है, तो फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा। ये भी आप करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। और फिर जो भी फाइनली आपके पास नंबर आएगा उसे आप फ्लोर कर लेते हैं, क्योंकि अगर लेट से मिन 5 देते हैं, मैक्स 20 देते हैं, तो मे बी इट जनरेट्स अ नंबर 20.99, राइट। तो उसे जब आप फ्लोर करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप math.random को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक एरे है, उसमें से आपने रैंडमली कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप math.random को यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन बिल्ड योर ओन फंक्शंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फंक्शंस। अगर आप डेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास डेट की ऑब्जेक्ट है। date.now जो है ये आपको क्या रिटर्न करेगा, अभी जो सर्वर पे क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट है तो आपके पास आपके सिस्टम का जो टाइम है वो आपको रिटर्न करेगा। लेकिन ये टाइम जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, ये टाइम जो है वो मिली सेकेंड्स की फॉर्म में होता है। और कितने मिली सेकेंड्स होते हैं? 1970 से लेके अभी तक जितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं वो हमारे पास ये रिटर्न कर देता है। वो आपके पास एक काइंड ऑफ नंबर होगा। उस नंबर को आप फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल d इज़ इक्वल टू date.now, या आप ये भी कर सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू न्यू डेट, इट वुड हैव द सेम इम्पैक्ट, राइट। तो अब आप अगर इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप टू डेट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर लें, तो ये आपके पास कुछ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो
आपको रिटर्न कर देगा, दिखा देगा। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेट है तो फिर, और आप उसे एक डेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डेट जो है वो इन दी एंड मिली सेकेंड्स की फॉर्म में आप अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेट है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं टू अ डेट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेट डॉट पार्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पार्स का फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा डेट की फॉर्म में। डेट डॉट पार्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एट टाइम्स ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस फंक्शन। अगर आप पैटर्न्स के साथ काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास regex p रेगुलर एक्सप्रेशन की एब्रीवेटेड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो regexp है। आप regex p की ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास इससे जो पैटर्न्स जनरेट होंगे वो पैटर्न्स आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। जिस तरह हम लोग एक पैटर्न डिफाइन करते हैं। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन, आई वुड एडवाइस यू टू हैव अ ट्यूटोरियल ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, कि रेगुलर एक्सप्रेशंस होती क्या हैं, उसे हम लोग पैटर्न्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी नहीं इस चीज़ को कवर किया हुआ तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पहले कवर कर लें। अब यहाँ पे एक पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप पैटर्न डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न डिफ़ाइन कर रहे हैं 1 और मोर डिजिट्स, स्लैश डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को विच कैन बी बिटवीन 0 एंड 9, एंड प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और मोर अक्रेंस को। तो ये पैटर्न किस किस्म के नंबर्स को मैच करेगा, जैसा 1, 23, 456, तो ये सारे इनके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिजिट आ रहा है, तो उसको ये पैटर्न मैच करेगा। इसको पैटर्न को डिफ़ाइन करने का एक और तरीका भी है कि आप न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू इस पैटर्न को डिफ़ाइन करें, और वहाँ पे जो पैटर्न है वो आप पास ऑन करते हैं। आपको हो सकता है कैरेक्टर स्केपिंग जो है वो यूज़ करनी पड़े, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर आप फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप जो भी पैटर्न लिखेंगे इट वुड बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमारे पास नाम में 1 2 3 स्ट्रिंग है हमारे पास ABC। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों ने एक पैटर्न डिफाइन किया, इनमें से कोई एक भी हम एक पैटर्न ले सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड दे आर द सेम थिंग। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारे पास इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम लोग लेट्स से वी पुट इट इन अ स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पे हम लोग ये कहते हैं console.log pattern.test num। तो अब जब हम लोग इसे num पास करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न क्योंकि इससे मैच हो रहा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने ABC लिखा हुआ है, ABC के अंदर कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो ये जो नीचे वाली हमारे पास स्टेटमेंट है इट वुड रिजल्ट इन अ फॉल्स एक्सप्रेशन। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास जावास्क्रिप्ट जब शुरू में डिज़ाइन हुई और उसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की सपोर्ट नहीं थी। तो समहाउ उसको उसके फीचर्स को यूज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रोटोटाइप का मैकेनिज्म होता है। लेट्स हैव अ लुक एट प्रोटोटाइप एंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोटाइप। मेन जो प्रोटोटाइप का पर्पस था वो हमारे पास इस जावास्क्रिप्ट को एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में यूज़ करना था, लेकिन इसको हम लोग जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हियर इज़ एन एग्जांपल। यहाँ पे अभी हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को यूज़ नहीं कर रहे, और उसको यूज़ ना करने की वजह से देखते हैं कि हमारे पास क्या इम्पैक्ट आता है। हमारे पास यहाँ पे डाइस की ऑब्जेक्ट्स हैं x1 x2, लेट्स से वी हैव मैनी सच ऑब्जेक्ट्स x100 तक। इसके अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हमारे पास इसके अंदर कुछ जो है वो एक फंक्शन है। अब कुछ हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हर डाइस की यूनिक होनी चाहिए, जैसे उसका कलर हो गया, और अगर हम लोग मल्टीपल फेसेस सपोर्ट करें तो उसके फेसेस जो है वो उसकी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स में सेम होगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम लोग प्रोटोटाइप को यूज़ नहीं करते तो हर एक फंक्शन जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने फंक्शंस के लिए अलहदा मेमोरी यूज़ करेगी, एंड इट वुड बी वेरी इनएफिशिएंट। अगर हम लोग प्रोटोटाइप्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग
जो एक लेट्स से डाइस के हम लोग एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग जो कॉमन हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो हम लोग सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन कर देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अपनी शेयर करेंगे, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शन है, वो सारी ऑब्जेक्ट्स एक ही फंक्शन को शेयर कर रही होंगी। सो वी कैन डू दिस यूजिंग प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स को हम लोग जो जावास्क्रिप्ट की एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट है विच इज़ अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग उसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना चाहते हैं जो हमें यह बता दे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक करेक्टर कितनी मरतबा अपीयर हो रहा है, तो वो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप। तो जो भी हम लोगों ने कोई एक्सटेंशन डिफ़ाइन करनी है वो हम लोग प्रोटोटाइप के थ्रू करेंगे। स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट काउंट करेक्टर्स। अब ये वो फंक्शन है जो हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग एक करेक्टर जो है वो एज पैरामीटर लेते हैं और फिर उसकी लॉजिक में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये करेक्टर जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग में कितनी मरतबा अपीयर हुआ है। जितनी मरतबा अपीयर हुआ है उतनी मरतबा हम लोग उसे काउंट कर लेते हैं और फिर ये फंक्शन जो है उस काउंट को रिटर्न कर देता है। तो अब ये फंक्शन हम लोगों ने ऐड कर दिया स्ट्रिंग की बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के अंदर थ्रू प्रोटोटाइप। इसी तरह आपको एरे डॉट प्रोटोटाइप मिल जाएगा, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन रेग EXP डॉट प्रोटोटाइप, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो बिल्ट इन है उसके लिए आपको प्रोटोटाइप की ऑप्शन मिल जाएगी। अब लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है विच इज़ अ नॉर्मल स्ट्रिंग जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने फंक्शन एक्सटेंड किया है स्ट्रिंग की प्रोटोटाइप में उसे कॉल करते हैं। तो उसे हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करेंगे। जिस तरह फंक्शन का नाम हम लोग ने काउंट करेक्टर्स रखा था, तो हम लोग वेरिएबल डॉट काउंट करेक्टर्स और उसे करेक्टर पास करेंगे। लेट्स से एल इसको हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये अब हमारे पास वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हम लोगों ने एक्सटेंड किया था स्ट्रिंग के अंदर, जो हम लोगों ने खुद से डिफाइन किया था। और जितनी मरतबा अभी लेट्स अगर यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स एल अपीयर हो रहा है तो हमारे पास 3 जो है ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग प्रोटोटाइप। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्लियर मॉड्यूल्स में देख चुके हैं कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन और हम लोग फिर ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कैसे एक्सेस करते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कोई भी XML डॉक्यूमेंट हो तो उसे हम लोग एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम लोग इवन मतलब डॉम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जब हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को एज अ डॉम ट्री रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्री हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है और वो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है। और जब हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है तो फिर हम लोग इस ट्री के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। जब हम लोग डॉम ट्री के अंदर से एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। तो वो जो चेंजेस हम लोग डॉम ट्री के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे वो हमारे पास वेब पेज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डॉम ट्री। ये हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है। जब हम लोग डॉम ट्री को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे तो जो हमारे पास मेन वेरिएबल होगा जिसके थ्रू एक्सेस करेंगे वो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम ऑब्जेक्ट फॉर द HTML पेज ऑन विच वी आर वर्किंग। सो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गया। फिर उसके बाद हर जो एलिमेंट है वो एक नोड बन जाएगा। HTML एक नोड है, हेड एक नोड है, मेटा, टाइटल्स, ये सब नोड्स हैं। जो नोड्स हमारे पास ट्री में एक लेवल पे होंगी उसको हम लोग सिबलिंग नोड्स कहेंगे। जो हमारे पास एक नोड के चिल्ड्रन होंगे वो हमारे पास चिल्ड्रन नोड्स कहलाएंगे। जैसे बॉडी के हमारे पास चिल्ड्रन कौन से हैं, H1, P, इमेज, H2, ये इसके चिल्ड्रन नोड्स हैं। और फिर हमारे पास किसी एक नोड की जो पेरेंट नोड है वी विल कॉल इट अ पेरेंट नोड। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये जो डॉम ट्री है ये रिफ्लेक्शन है हमारे पास इस HTML कोड की। इस ट्री को हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास जब नोड्स क्रिएट होती हैं एक डॉम ट्री की, जब एक्चुअली हम लोग
ट्री मेमोरी में क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हर एक चीज़ नोड बन जाती है। चाहे वो हमारे पास कोई एलिमेंट है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो स्पेसेस हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, एवरीथिंग बिकम्स अ नोड। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, एक पैराग्राफ का टैग है, उसके अंदर हमारे पास एंकर का टैग है। ये जस्ट हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की वजह से रैप हो गया, वरना दिस एंकर टैग शुड इन द कोड इट अपीयर, लेट्स से इट अपीयर्स आफ्टर इन, राइट, इस तरह करके हमारे पास अपीयर हो रहा है। फिर हमारे पास सेंट्रल पार्ट है, टेक्स्ट है, कुछ एंकर टैग क्लोज हो रहा है, फिर हमारे पास न्यू लाइन है और फिर पैराग्राफ टैग क्लोज हो रहा है। इसका हमारे पास डॉम ट्री कैसे बनेगा? बाय द वे, जब हम लोग कहते हैं कि डॉम ट्री बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्राउज़र जो है वो इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है और क्रिएट कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो P है, दिस वुड बी एन एलिमेंट नोड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एन HTML एलिमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास जो शुरू में टेक्स्ट आ रहा है, अब ये टेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसकी अपनी एक नोड बनेगी, उसे हम लोग टेक्स्ट नोड कहेंगे। तो ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसकी एक टेक्स्ट नोड बन गई। इसके बाद हमारे पास एंकर टैग शुरू हो रहा है, तो फिर हमारे पास इसका P का एक दूसरा चाइल्ड शुरू हो जाएगा विच वुड बी एन एंकर टैग। तो हमारे पास फिर ये एंकर टैग होगा। एंकर टैग के अपने हमारे पास जो है वो कुछ चिल्ड्रन होंगे, जैसा उसका एट्रीब्यूट है वो भी एक चिल्ड्रन बन जाएगा, उसे हम लोग एट्रीब्यूट नोड कहेंगे। जो एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है वो भी हमारे पास एक चाइल्ड बन जाएगा, जैसा इसका सेंट्रल पार्क है तो वो हमारे पास एक टेक्स्ट नोड बन जाएगी। फिर हमारे पास एंटर है, कुछ स्पेसेस हैं, न्यू लाइन है। अब ये भी जो न्यू लाइन्स और स्पेसेस हैं ये भी हमारे पास टेक्स्ट बनती हैं, नोड बनती हैं, तो ये हमारे पास टेक्स्ट नोड के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास ये एंटर और अगर हम लोगों ने स्पेसेस दी हुई हैं तो वो स्पेसेस इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये एक एग्जैक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारे पास किस तरह मेमोरी के अंदर ट्री क्रिएट होगा, और इसके अंदर कुछ हमारे पास एलिमेंट नोड्स होंगी, कुछ हमारे पास टेक्स्ट नोड्स होंगी, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट नोड्स होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की नोड्स को मिला के ये हमारे पास ट्री बनेगा। डॉम से रिलेटेड जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, डॉक्यूमेंट वुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल डॉक्यूमेंट। उसके अंदर फिर हमारे पास जो नोड है, एन एलिमेंट कैन बी अ नोड एज वेल एज सम टेक्स्ट कैन बी अ नोड। तो उस ट्री के जितनी भी हमारे पास नोड हैं वी एक्सेस दैम यूजिंग द नोड ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमारे पास नोड होगी। अगर हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, जिस तरह हम लोग कहें कि एक नोड के हमें तमाम, एक एलिमेंट के तमाम चिल्ड्रन मिल जाएँ, तो वो एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होगी, तो वो हमारे पास नोड लिस्ट की फॉर्म में हमें वो अवेलेबल होगी। तो दिस इज़ एन एरे ऑफ नोड्स। फिर एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास HTML के किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस तरह लास्ट एग्जांपल के अंदर P एक एलिमेंट था, A एक एलिमेंट था, और फिर हमारे पास एट्रीब्यूट नोड्स होंगी कुछ, जिसके अंदर हमारे पास अगर एक एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी हमारे पास एज नोड जो है वो रिप्रेजेंट होंगे। तो इन सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास डाटा टाइप्स डिफाइंड हैं और इनके थ्रू हम लोग डॉम को एक्सेस करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जबकि डॉम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी एक्सेस डॉम एलिमेंट्स। जो हमारे पास वेब पेज होता है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म एक्सेसिबल होता है। तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो एक्चुअली हम लोग उसके थ्रू अपने वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास उसकी ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द डॉम ट्री। जिस तरह अगर हम लोग document.url लिखें, इसे आप console.log पे आप इसे डिस्प्ले करवाएं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट का URL है वो आपको मिल जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट इनकोडिंग को अगर आप डिस्प्ले करें या उसे आप देखें, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग है UTF-8 में है या ISO के किसी फॉर्मेट में है, तो आपको किसी इनकोडिंग में, तो आपको वो इनकोडिंग का पता लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट की, इस डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग कौन सी है। जब हम लोग डॉम ट्री को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। उसको एक्सेस करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द मेन वेज। कुछ हमारे पास क्लासिकल मेथड्स हैं। इन मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो डॉक्यूमेंट की ID पास करते हैं, या हम लोग टैग नेम पास करते हैं, या हम लोग क्लास नेम पास करते हैं, एंड वी गेट सम नोड और नोड्स। और फिर हम लोग जो मॉडर्न वे है, या ज़्यादा आप कह लें शायद ईजी भी हो, वो क्वेरी सिलेक्टर है। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग CSS के अंदर सिलेक्टर्स लिखते हैं,
वो सेलेक्टर्स हम लोग यहाँ पे पास करते हैं और हमें जो है वो उसके अगेंस्ट जो भी एक नोड है, मल्टीपल नोड्स है, वो हमें मिल जाती है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है तो इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इट्स नॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो ये फंक्शन हमेशा एक एलिमेंट, एक नोड रिटर्न करेगा। क्योंकि हमने ये कहा था कि जो आईडी होती है वो हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम आईडी। उसके मुकाबले में टैग नेम है, जिस तरह p है, div है, h1 है, अब ये तो बहुत से मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम टैग हो सकता है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है। इसी तरह गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, इसके अंदर हम क्लास नेम स्पेसिफाई करेंगे तो जिन जिन एलिमेंट्स वो उस क्लास को यूज़ कर रहे हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो दिस फंक्शन वुड रिटर्न अ नोड ऑब्जेक्ट एंड दीज टू फंक्शंस वुड रिटर्न नोड लिस्ट। इसी तरह जो क्वेरी सिलेक्टर है ये आपके पास, इसे आप CSS में देंगे, चाहे वो div है, उसके सिलेक्टर जो है वो div सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्टर दें, टैग सेलेक्टर दें, एट्रीब्यूट सेलेक्टर दें, उसकी बेस पे ये आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है क्वेरी सिलेक्टर का, ये आपके पास जो भी फर्स्ट मैच होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो फिर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आपको नोड मिलेगी और नीचे वाले फंक्शन में आपको नोड लिस्ट मिलेगी। here are few examples। लेट्स से हमारे पास ये HTML डॉक्यूमेंट है, बॉडी है, उसके अंदर हमारे पास h1 है, div है, div के अंदर हमारे पास एक क्लास यूज़ हुई हुई है, फिर दो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के अंदर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स में क्लास यूज़ हुई हुई है, हमारे पास जो div है उसकी हमारे पास ID है, ठीक है। अब हम लोग इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग जो है वो सबसे पहले ID की बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस div को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो इट वुड बी वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये जो आईडी है ये हम लोग उसे एज पैरामीटर पास कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक नोड रिटर्न कर देगा, और वो नोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो हमारे पास इस पर्टिकुलर डिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर लेट्स से अगर हम लोग तमाम की तमाम डिव्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे वेब पेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसे हम लोग डिव दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी डिव वाले एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिव्स हैं तो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास ये दोनों डिव्स आ जाएंगे। उसकी जो इंडेक्स 1 पे जो हमारे पास, इंडेक्स 0 पे जो हमारे पास उसकी ऑब्जेक्ट होगी वो फर्स्ट डिव को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जो इंडेक्स 1 पे ऑब्जेक्ट होगी वो हमारे पास सेकेंड डिव को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह अगर हम लोग क्लास नेम की बेस पे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं वो तमाम एलिमेंट्स हमें मिल जाएँ जिनकी क्लास नेम कमेंट है, तो हम लोग करेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और आगे क्लास का नेम दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर ये क्लास यूज़ हुई हुई है वो एलिमेंट्स हमें एक नोड लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे। और दूसरा वे जो है हमारे पास एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का वो क्वेरी सिलेक्टर का है। क्वेरी सिलेक्टर को हम लोग हमेशा जो है वो CSS का कोई सिलेक्टर पास करते हैं, और वो सिलेक्टर उसकी बेस पे हमारे पास सिलेक्शन होती है। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर को पास करते हैं नैव के अंदर जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, और अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर हमारे पास ए लिंक, हम लोग जो है वो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जो जो भी एलिमेंट्स इस क्वेरी से मैच करेंगे वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। जैसे हमारे पास दो एंकर जो टैग्स हैं वो हमारे पास दो फॉर्म्स में है, एक अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर है और एक हमारे पास ऐसा अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर है। ये अनसॉर्टेड लिस्ट, ऊपर वाली जो अनसॉर्टेड लिस्ट है ये क्योंकि हमारे पास नैव के अंदर है इस वजह से ये रिटर्न हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली जो लिस्ट है ये क्योंकि हमारे पास नैव के अंदर नहीं है तो ये हमारे पास रिटर्न नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू वो तमाम एलिमेंट्स गेट कर लेंगे जो उस CSS के पैटर्न से मैच करते हैं, और क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू हम लोग या तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, या अगर मल्टीपल एलिमेंट्स मैच हो भी जाते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। जो भी हमें नोड रिटर्न होती है उसकी हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर नोड का हिस्सा होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, क्लास लिस्ट के अंदर क्या होगा कि इस एलिमेंट के ऊपर CSS की कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई हुई हुई हैं। इसी तरह हमारे पास क्लास नेम के, हमारे पास क्लास नेम क्या है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ID उस एलिमेंट की ID क्या है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें डिफाइंड हो, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट पे कोई क्लास हमारे पास यूज़ नहीं हुई हुई तो यहाँ पे हमें जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग या लिस्ट की फॉर्म में एम्प्टी एरे मिल जाएगी। इनर HTML से हमें क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास लेट्स से एक पैराग्राफ है, इसे हम लोग एक्सेस करते हैं लेट्स से क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू, तो उसके बीच की जो भी चीज़ है
उसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कोई जो भी चीज़ है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे उसके अंदर हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स हैं, वो हमें इनर एलिमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे, इनर HTML की फॉर्म में मिल जाएंगे। स्टाइल हमारे पास हर एक के साथ होगा, टैग नेम हमारे पास जो है वो हर नोड के साथ एसोसिएटेड होगा। कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर नोड का हिस्सा हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सी नोड है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टीज़ हमें या अवेलेबल होंगी या नहीं अवेलेबल होंगी। जिस तरह href है जो एंकर का एलिमेंट है, उसके अंदर आपको href मिलेगा, जो p का एलिमेंट है उसके अंदर आपको href नहीं मिलेगा। इसी तरह नेम है, ये आपके पास ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट के लिए आपको मिले। सोर्स है, वैल्यू है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास हो सकता है कुछ एलिमेंट्स में हो, कुछ एलिमेंट्स में ना हो। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी नोड में है या नहीं, तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि ये बुलियन एक्सप्रेशन आप एक बना सकते हैं। जैसे href को आप चेक कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं href इन नोड, जो भी आपके पास नोड है, ठीक है। तो इससे अगर उस नोड के अंदर हमारे पास href जो है वो डिफाइंड होगी, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर अवेलेबल होगी, तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा।